नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8th पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की मांग जो है वो तेज हो गई है। खबरें ये आ रही हैं कि आज एनसीजेसीएम जो स्टाफ साइड की है उसकी बड़ी मीटिंग चल रही है। क्या है अपडेट, आज इसको करेंगे डिकोड। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ साइड की बड़ी मीटिंग की। इसके बाद जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में फरवरी महीने के दौरान जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस की। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग की कहानी है। कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि जो कन्वीनर साहब से भी हम लोग की जब बातचीत चल रही थी तो वो भी कह रहे थे कि हम कुछ मुद्दों को लेकर जो है संतुष्ट नहीं है। आज क्या उन्हीं मांगों को लेकर जो है कहा जा रहा है, खबरें आ रही है कि आज बहुत बड़ी बैठक हो रही है एनसीजेसीएम की। क्या है अपडेट सर, ओवर टू यू, समझाइए। बिल्कुल, देखिए 8th पे कमीशन को लेके जो एनसीजेसीएम स्टाफ साइड है उसकी आज एक बड़ी अहम बैठक है। हालांकि हम जब इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मीटिंग में क्या हुआ, उसका क्या आउटकम निकल कर आया, ये तमाम ब्यौरे इसके अभी तक सामने नहीं आए। हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद इसके ब्यौरे जो है वो हम सब लोगों के सामने आए जी। लेकिन जो एजेंडा समझ में आ रहा है, जो इसके क्या बातचीत हुई होगी मीटिंग में, उसको लेके जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कई महत्वपूर्ण बातें विशाल यहाँ पे हैं जी। एक बड़ा मसला जो मुझे लगता है बाकी तमाम चीज़ों के साथ वो मसला यहाँ पर एक निकल कर आ रहा है बार बार, वो है पुरानी पेंशन का विशाल। जो मसला मुझे लगता है कि पिछले साल ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा था कि अब पुरानी पेंशन की वापसी ख़त्म है, यूपीएस में जितने लोग आए नहीं आए, जो भी कहानी हुई वहाँ पे भी विराम लग गया, लेकिन सरकार अब पुरानी पेंशन को लेकर नहीं आएगी। अब लेकिन जो बार बार आप जितने भी मेमोरेंडम या जितनी भी डिमांड्स को अगर आप देखेंगे, अलग अलग जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं उन सब के लेटर में, उन सब की चिट्ठियों में, उन सब की बातों में, बयानों में इस बात का जिक्र बार बार आ रहा है कि कोई भी संगठन पुरानी पेंशन से कम पर राजी नहीं है। सब ये चाहते हैं, भले इनके डोमेन की चीज़ हो ना हो, 8th पे कमीशन के कामकाज का जो दायरा है उसमें भले पुरानी पेंशन की बहाली शामिल ना हो, लेकिन मांग अपनी चिट्ठियों के जरिए, अपने मेमोरेंडम के जरिए इस बात की जरूर की जा रही है कि साहब जब आप 8वें वेतन आयोग को लेकर आ रहे हैं तो एक हमारी बड़ी मांग ये है कि अब हमको पुरानी पेंशन भी इसके साथ आप बहाल करके दीजिए विशाल। जी चलिए, और कुछ जो डिमांड्स है सर जिन पर चर्चा हो सकती है या हो रही होगी वो भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कर्मचारी संगठनों का कहना है सर कि यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को भी जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी जैसी जो है सुविधा मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार के फैसले जो हैं इन कर्मचारियों तक देरी से लागू होते हैं या लागू नहीं ही होते हैं। तो ये भी एक अहम मुद्दा है सर। आफ्टर सीपीएसई वाला कल मुद्दा हम लोगों ने जो है आपसे समझने की कोशिश की थी, इस मामले को भी थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए यूनियन टेरिटरीज़ और जो सेंट्रल ऑटोनोमस जो बॉडीज़ हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको 8th पे कमीशन के दायरे में लेकर आने की एक डिमांड जो है वो तमाम संगठन जो है वो कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग है जिसमें बड़ा एजेंडा ये है कि जो तमाम अलग अलग जो संगठन हैं वो सब मिलकर बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो 8th पे कमीशन के साथ जब आपके डेलिब्रेशन शुरू होंगे, जब चर्चा और बैठकें शुरू होंगी, तब एक कंसोलिडेटेड आपका डिमांड्स का जो पूरा मैं कहूँ लिस्ट है वो क्या होगी। जो एनसीजेसीएम जो स्टाफ साइड है वो ये चाहता है कि आपका एक कंसोलिडेटेड एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स जाए जो पक्की चीज़ हो, जिस पर बात वहाँ पर आयोग के साथ की जा सके, उसके बाद इधर उधर की डिमांड न जाए। तो वो आज तय किया जाना, और उसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो यूटी हैं या जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी इसके दायरे में लेकर आया जाए विशाल। लेकिन सर वो तब तो पॉसिबल हो पाएगा जब सारे लोग जो हैं, जितने संगठन हैं, वो सब चिट्ठी जो है एनसीजेसीएम को भेजें, ये कंपाइल करें और उस चीज़ को है जो 8th पे कमीशन के पास भेजें। तो इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। जब पिछली जो बैठक हुई थी इसी मार्च की शुरुआत में, उस संभवतः 5 मार्च को जो बैठक हुई थी उसमें वो बैठक भी दरअसल ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक थी, और अब भी जो बैठक है उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग होंगे और वही जो फाइनल जो मेमोरेंडम जाना है
उसकी रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन अब यहाँ एक सवाल टेक्निकल दूसरा है, चूंकि आयोग ने एक पोर्टल बना दिया है मेमोरेंडम के लिए विशाल, 8cpc.gov.in। हाँ, अब आयोग कह रहा है कि आपके जो भी मेमोरेंडम, जो भी डिमांड है, वो आप सब यहाँ डालिए। और उसमें ये भी बात कही गई है कि अगर आप जो है ऑफलाइन माध्यम से अगर भेजेंगे, चिट्ठी भेज देंगे, वो सब स्वीकार नहीं होगा। चिट्ठी हार्ड कॉपी नहीं जाएगी, मेल नहीं जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है, सारे संगठन मिलकर एक कंसोलिडेटेड जो डिमांड बनाए, यूनानिमस जो एक डिमांड बनाए, उसके इतर भी लोगों की डिमांड्स पहुंचेंगी जो और संगठन है। भाई, जब आयोग ने एक पोर्टल ही बना दिया कि आप जितने संगठन हैं, जितने कर्मचारी, वो चाहें अपना मेमोरेंडम यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, तो फिर फाइनल कर्मचारियों की मांग किस मेमोरेंडम को फाइनल माना जाएगा, जिसकी बुनियाद पर एक बातचीत आगे बढ़ेगी। क्या समग्र तौर पर मान लीजिए 1000 या 2000 मेमोरेंडम अगर आ जाते हैं आयोग के सामने, तो क्या एक एक जो चिट्ठी है, एक एक मेमोरेंडम है, उसकी बात को पढ़ा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा, या जो सब संगठन मिलकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी के जरिए भेज रहे हैं उसको फाइनल माना जाएगा? तो ये एक यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा इश्यू, और ऐसा ही इश्यू एक उस बात का भी है जहाँ पे कि तमाम लोगों से जो फीडबैक मांगे गए हैं इसमें। चलिए सर, अगली डिमांड है सर सीजीएचएस की जो है सुविधा की। कहा जा रहा है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो सुविधा है वो ईटी और जो है सीएबी कर्मचारियों को भी मिले। कहा जाता है कि राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है, उनसे वो जो है नाखुश नज़र आते हैं। तो ये तो लंबे समय से डिमांड आती रही है सर। इसके अलावा सर शिक्षकों के लिए जो है ज़्यादा जो है छुट्टियाँ उसकी जो है बढ़ाने की मांग कही गई है। जैसे कहा जा रहा है कि अभी जो छुट्टियाँ हैं वो 8 जो है कैजुअल लीव है, 10 अर्नड लीव है, और संगठन चाहते हैं कि इसको जो है 14 कर दिया जाए। कैजुअल लीव जो है 8 से 14 कर दिया जाए और ईएल जो है वो 10 से 30 कर दिया जाए। इसके अलावा जो है पुरुष कर्मचारियों के लिए 1 साल की पेरेंट जो है केयर लीव पर बात कही जा रही है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जी। अभी महिलाओं को 2 साल की जो है चाइल्ड केयर लीव मिलती है। अब चूंकि मामला इंटरेस्टिंग है, आपका रुख करते हैं, क्या है मामला सर? नहीं, ये जो पुरुष मांग रहे हैं कि 1 साल की, साहब हमको भी पेरेंट केयर लीव दीजिए जैसी महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव मिलती है। अभी जो मैटरनिटी वाला मामला है। नहीं, मैटरनिटी वाला मामला नहीं है जी। बच्चों की पढ़ाई के लिए दरअसल अलग अलग विभाग और केंद्र सरकार के जो वो हैं और राज्यों में भी ये स्कीम है। 2 साल की आपको चाइल्ड केयर लीव मिलती है। इस लीव का मतलब ये होता है कि जब तक आपका बच्चा 12वीं पास कर रहा है तब तक आप जीवन में कभी भी 2 साल की अधिकतम कोई भी महिला छुट्टी ले सकती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि साहब मुझे फुल टाइम अपने बच्चे के साथ रहना है। कोई बाहर बच्चा पढ़ रहा है या कोई किसी को तैयारी करनी है, मान लीजिए 12 तक की है, तो ये उसके अलग होगा ना बॉस, मैटरनिटी लीव के अलावा होगा। मैटरनिटी लीव के अलावा है ये चाइल्ड केयर लीव है। तो इस छुट्टी को महिलाएं अवेल कर सकती हैं। अब पुरुष कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि साहब जैसी महिलाओं को 2 साल की दी जाती है तो हमको आप 1 साल की पेरेंट केयर लीव दीजिए। इसका मतलब ये कि बहुत सारे जो परिवार हैं उनमें बुजुर्ग माता पिता हैं, तो पुरुष कर्मचारियों की मांग है कि साहब उनको अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए 1 साल की, बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप बीमार होते हैं तो उनकी केयर की छुट्टी चाहिए। तो ऐसे करके अगर किसी घर में महिला और पुरुष दोनों लोग मान लीजिए सरकारी सदस्य 3 साल की छुट्टी तो 2 साल की चाइल्ड केयर लीव और 1 साल की पेरेंट केयर लीव ली जा सकती है। लेकिन ये सब देखना होगा बॉस कि सब तो भी डिमांड है, इसको क्या जो है हाँ, सरकार मानती है नहीं मानती नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत माइनर लेवल की जो चीज़ें जैसे ईएल सामने आ कितनी रही हो, है ना, कैजुअल लीव कितनी हो, इनको बढ़ाया जाए। एक जो अर्न लीव है उनको 300 से बढ़ा के 400 उनकी अधिकतम जो सीमा है उसको 400 करने की मांग है। तो बहुत माइनर चीज़ों पर भी कर्मचारियों का ध्यान है। माइनर बात कर दी सर, तो आपने एक ये भी प्रस्ताव है सर कि शादी, बच्चों से जुड़ी रस्में, माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी जो कहा जा रहा है कि पारिवारिक कामों के लिए जो 28 दिन की छुट्टी है वो दीजिए। रिटायरमेंट पर ज़्यादा जो है लीव इनकैशमेंट है उसकी बात कही जा रही है। तो तमाम जो है बातें सामने आती हुई दिख रही है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि इसका जो है अपडेट बहुत जल्द सामने आएगा और उस अपडेट को जो है सबसे पहले मनी9 कोशिश करेगा कि आपको जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाएं। कुछ ऐड करेंगे सर कि आगे कहानी बढ़े? नहीं, बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। शेयर बाजार में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स लगातार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं और इसी कड़ी में जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड ने फरवरी महीने में बड़ा फेरबदल किया। फंड ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और गैस सेक्टर की कंपनी जो है गुजरात गैस समेत 12 नए शेयर जो है अपने पोर्टफोलियो में जोड़े
वहीं दूसरी तरफ महानगर गैस समेत कई कंपनियों के जो शेयर बेचकर पूरी तरह जो है वो बाहर निकल आए। इसके अलावा कई बड़े शेयर्स में जो है निवेश बढ़ा है। वे क्या है, चूंकि मामला है जियो ब्लैक रॉक से जुड़ा हुआ। क्यों सर, क्यों ये बदलाव करना पड़ा? वैसे तो देखिए, पोर्टफोलियो में चर्निंग या पोर्टफोलियो में बदलाव जो है वो एक सतत प्रक्रिया है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के लिए, तो उसका ही पार्ट है। लेकिन चूंकि हम मार्केट को बड़ा वोलाटाइल देख रहे हैं पिछले इस पूरे दौर में, मुझे लगता है उसके हिसाब से उसको देखते हुए यहाँ पर एक जो जियो ब्लैक रॉक ने अपने जो फ्लैक्सी कैप फंड है उसमें बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे जो है किए हैं जी। 33 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें जियो ब्लैक रॉक के फ्लैक्सी कैप फंड ने अपना एक्सपोजर विशाल बढ़ाया है जी। जबकि 21 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अपना जो आपका जो एक्सपोजर है उसको कम किया है। महानगर गैस जैसे आपने बात कही, पटेल इंजीनियरिंग हो गया या मैंगलोर रिफाइनरी हो गया, कैनरा बैंक हो गए, ये कुछ बड़े ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कंपनी ने अपने जो एक्सपोजर है उसको कम किया है। तो बड़ा बदलाव किया गया है। फ्लैक्सी कैप अगर आप देखेंगे तो लगातार पिछले कुछ वर्षों से लोगों की एक पसंदीदा स्कीम रही है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, चाहे सिप का रूट हो चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट का रूट हो। और जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप को भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा जो स्टेक है या बड़ा एक्सपोजर है या इस स्कीम का 68% जो है वो विशाल लार्ज कैप शेयरों में यहाँ दिखाई देता है, जबकि 13% मिड कैप में और 17% स्मॉल कैप में। तो मिड, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो सबसे एक बड़ा मतलब 70% के आसपास का जो हिस्सेदारी है, अगर इस पाई चार्ट में अगर समझेंगे तो वो यहाँ लार्ज कैप स्टॉक्स में दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी थोड़ा सा या स्कीम थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव अप्रोच इस पूरे जो सिनेरियो में भूचाल वाला जो माहौल है इसमें थोड़ा डिफेंसिव जो एक तरह से कहूँगा कि रुख अपना कर चल रही है। असर जैसा कि आपने कहा कि जो है 33 कंपनियों में जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो सबसे बड़ी जो है बढ़ोतरी कहाँ हुई है, एक दो डेटा मैं दे देता हूँ। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC के कहा जा रहा है कि 10.48 लाख जो है नए शेयर्स खरीदे गए हैं। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ के 7.96 लाख शेयर्स और इंद्रप्रस्थ गैस के 6.92 लाख शेयर्स जो हैं खरीदे गए हैं। और किन शेयरों में जो है हिस्सेदारी घटाई गई है, तो कुछ एक दो नाम मैं दे देता हूँ। PTC इंडिया, ल्यूपिन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, मोतीलाल ओसवाल, एथर एनर्जीज। और जिन शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, विप्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। फंड का जो है कुल पोर्टफोलियो जो है फरवरी में फंड के पास 118 शेयर्स थे, जबकि एज कंपेरिजन टू द जनवरी अगर देखें सर तो उस समय 125 शेयर्स थे। कुल फंड का साइज जो है AUM अगर मैं बात करूं तो 2764 करोड़ है। निवेश जो है अलग अलग 29 जो है सेक्टर्स में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा निवेश किन शेयरों में है, जाते जाते ये भी डेटा देख लीजिए। HDFC बैंक 7.95%, ICICI बैंक 5.94% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.89%। सर चूंकि अब बात हो रही है शेयरों की, मार्केट्स की, तो आपसे जो है जाते जाते एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं। आज के बाजार की बात की जाए सर, जैसा कि आपसे भी न्यूज़ रूम में चर्चा हो रही थी, 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। इट्स अ कंटिन्यूटी। ये पहला दिन नहीं है, ये लगातार तीसरा दिन है जब बाजार जो है गिरकर बंद होते हुए दिख रहे हैं। आज की बात की जाए सर तो निफ्टी जो है 2% जो है गिरकर बंद हुआ है, 23,151 के आसपास आ गया। और कई एक्सपर्ट से जब हम लोगों की बात भी हो रही थी सर, और कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आपसे भी चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि 19,000 तक जाता हुआ दिखेगा। कल हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम समिट था उसमें भी विजय केडिया साहब ने जो है एस इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इस लेवल से हो सकता है कि 20 से 25% का करेक्शन आ जाए। पूरी बातों को समराइज करके आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए इसको आप एक दो लाइन में ही समझ लीजिए कि मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं विशाल। मार्च जो है 2026 और अभी आप समझिए कि 13 तारीख ही है। मार्च 2020 का जो कोविड का दौर था उसके बाद की ये सबसे बड़ी मंथली गिरावट है। 8% मार्केट गिरा है मार्च में, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त 23% की गिरावट आई थी आपकी मार्च 2020 में। कोविड जैसे पेंडेमिक जैसी महात्रासदी जो है उस वक्त मुहाने पर थी और तब बाज़ारों में बड़ा भूचाल दिखाई दिया था। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 13 दिन इस मार्च के बिताए हैं और मार्केट आपका 8% डाउन है।
तो यहाँ से डर इस बात का है कि अभी आपका जो 16-17 दिन का पूरा महीना बचा हुआ है, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो शेयर बाज़ार के इन्वेस्टर्स के लिए वाकई मार्च जो है वो एक ख़तरनाक मार्च, एक बुरी मार्च, कोविड के बाद की सबसे बड़ा जो है वो गिरावट यहाँ पे और लोगों के पोर्टफोलियोज़ के लिए आफत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वीकली बेस पर भी अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते में लगभग 6% जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो मार्केट के जो हालात हैं, और केवल ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल या जियोपॉलिटिकल रिस्क है, एफआईआईज़ की भी अगर आप बिकवाली को देखेंगे तो उन्होंने जिस तरह का रुख दिखाया, 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली है। सिर्फ और सिर्फ आप 12 दिन का अगर आप डेटा देखेंगे, आज का डेटा अभी तक नहीं आया, 46,100 करोड़ रुपए से ऊपर की बिकवाली मार्च में है। तो ये जो खतरनाक जो बाजार के हालात चल रहे हैं, दरअसल इसने पूरे के पूरे सेंटीमेंट को इन्वेस्टर्स के विशाल हिला दिया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। युद्ध का असर जो है सिर्फ मैदान में ही नहीं दिखता, खजाने पर भी पड़ता है, और अमेरिका ईरान टकराव जो है इसका जीता जाता जो है उदाहरण बन गया है। हमले शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, लेकिन शुरुआती 6 दिनों में ही अमेरिका को जो है करीब 11.3 अरब डॉलर जो है खर्च करने पड़ गए। अगर इसे देखिए, इस रकम को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ आपके लिए आसान भाषा में। भारतीय रुपये में जो है ये आंकड़ा जो है 94,000 से 95,000 करोड़ रुपये बैठता है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ बम, मिसाइल और सैन्य अभियानों की शुरुआती कीमत है, जबकि असली खर्च जो है अभी और बढ़ सकता है, जिसमें बहुत सारे जो चीज़ें प्रवीण सर बताएंगे ऐड हुए भी नहीं है। तब तो ये आंकड़ा है कि 95,000 लाख करोड़ के आसपास का। लेकिन ऐसे में सर सवाल उठने लगे कि अगर जंग जो है लंबी चली तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इसका जो है कितना भारी भरकम जो है कीमत चुकाना पड़ेगा, और इसका क्या रिपल इफेक्ट जो है हमारी, आपकी और दुनिया भर की जो इकॉनमीज है उस पर क्या पड़ेगा? देखिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई और सिर्फ 6 दिन का डेटा है जो कांग्रेस में सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने इस डेटा को दिया है। ये डेटा बताता है कि 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का खर्च जो है वो अमेरिका को करना पड़ा सिर्फ 6 दिन की जंग को लड़ने के लिए ईरान के खिलाफ। इसमें भी तकरीबन 6 अरब डॉलर की रकम जो है वो गोला बारूद पर या म्यूनिशंस पर जो है अमेरिका को खर्च करनी पड़ी है। अब डर इस बात का है पूरे अमेरिका को, और उसका असर फिर उसी तरह से उसी तर्ज पर समझ में आएगा कि अमेरिकन जो कांग्रेस है उसको लग रहा है, वहाँ के मेंबर्स को ये लग रहा है कि सरकार अगले कुछ दिनों में बजट इस पूरे के पूरे जो आपका जंग है इसके लिए 50 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की डिमांड कर सकती है अमेरिकन सरकार या ट्रंप प्रशासन इसके लिए। तो अब आप समझिए कि कॉस्ट कितनी जाएगी। सिर्फ 6 दिन की वॉर की जो है लागत वो बैठी है आपकी तकरीबन 11.5 अरब डॉलर। 28 फरवरी से शुरू हुआ है और आज है आपकी 13 तारीख, यानी 14 दिन आपके जंग के जो है वो यहाँ पर हो गए हैं। 14 दिन में अगर 6 दिन की जंग को अगर आप 11 अरब डॉलर के हिसाब से देखते हैं तो आपको समझिए कि कम से कम 25 अरब डॉलर का खर्च ऑलरेडी अमेरिका कर चुका है। कम से कम ये रकम और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बाद के स्टेज में अमेरिका ने अपनी जो बॉम्बिंग और बाकी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अमेरिका को बढ़ानी पड़ी हैं। तो अमेरिका अगर 50-60 अरब डॉलर अगर इस जंग से उतरता है, और वही बात बार बार आ रही है, भले अमेरिकन राष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने बुधवार को G7 के लीडर्स के साथ एक बातचीत में इस बात को कहा कि हम ईरान किसी भी वक्त अब सरेंडर कर सकता है। लेकिन चूंकि ये बुधवार की बात हुई है, उसके बाद अब आज हम लोग शुक्रवार को बैठे हुए हैं जी। ईरान के जो इरादे हैं वो बेहद खतरनाक है। ईरान पक्का मन बनाकर बैठा है कि आपने जंग शुरू की है, आप जंग में दाखिल हुए हैं, निकलने का मौका अब हमारे हिसाब से तय होगा कि इस जंग से निकला कैसे जाना है जी। जो नए लीडर बने हैं मुश्तबा खमेनी, जो आयतुल्लाह अली खमेनी के बेटे हैं, वो भले घायल हैं, लेकिन उनका जो पहला मैसेज आया वो यही आया कि हम इस जंग से बाहर नहीं निकलेंगे, अब हम अपने तरह से इस जंग को लड़ेंगे और उसके बाद तय होगा कि क्या होगा। तो ईरान, और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तीन शर्तों को लेके ईरान कह रहा है कि ये 3 शर्तें अगर नहीं मानी जाती
तो ये जंग बराबर जारी रहेगी। तो आपको क्या लगता है सर, जो 3 शर्तें हैं उसको अमेरिका मानेगा? नहीं, वो शर्तें मान पाना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल है। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक चीज़ जो फ्यूचर एग्रेशन की गारंटी देना कि किसी तरह का फ्यूचर एग्रेशन नहीं होगा ईरान के खिलाफ, ना अमेरिका के द्वारा ना इजराइल के द्वारा। ये ना अमेरिका गारंटी देगा, इजराइल तो गारंटी देने को तैयार ही नहीं है। बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि जंग का रुख क्या हो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इजराइल और अमेरिका के, उसको लेकर अमेरिका और इजराइल में आपस में मतभेद भी है। इजराइल चाहता है कि ईरान में कंप्लीट रिजीम चेंज होना चाहिए, यानी खमेनेई जो क्लेरिक्स का तबका है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक दूसरी गवर्नमेंट वहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट को बिठाया जाए। अमेरिका इस युद्ध में इतने ही दिनों में अच्छे खासे हाथ अपने जला चुका है। कल ही अमेरिका के 2 जो है वो जहाज वो गिरे हैं। एक जहाज इराक के ऊपर जो बॉम्बर है, रिफ्यूलिंग माफ कीजिएगा, जो एयरक्राफ्ट है, बड़ा और महंगा एयरक्राफ्ट, वो कैसे गिरा वो अमेरिका ने साफ नहीं किया। सेंट्रल कमांड ने इस बात की जानकारी दी। एक को लैंड कराना पड़ा उनको, उसमें भी बताते हैं कुछ उसमें डैमेज वगैरह हुआ। तो अमेरिका को जिस लेवल के नुकसान हो रहे हैं और जो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट बैठ रही है, अमेरिका अब चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग से बाहर निकल जाएं। कई बार तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया सर, बिल्कुल बोले कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, मेरे बस में है, लेकिन उधर नहीं, से वो हो नहीं रहा ना। अमेरिका ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल पा रहा, साफ तौर पे अमेरिका ने कह दिया कि अभी हमारे बस की बात नहीं है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिक्योरिटी दे पाना, जो कमर्शियल वेसल जो जहाज निकल रहे हैं वहाँ से ऑयल को लेके, तो अमेरिका वहाँ सिक्योरिटी की गारंटी दे नहीं पा रहा। अमेरिका इसी जंग में इतना फंसा हुआ कि वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिल रहा। शायद यही बड़ी वजह तो नहीं है कि वो अगर वहाँ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि रूस से जो है आपको 30 दिन का हम लोग छूट दे रहे हैं, जमकर जितना तेल है खरीद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से भारत को ये छूट दी गई कि आप जो ऑयल की क्राइसिस दुनिया भर में है, और बाद में ट्रंप ने भी अपना बयान बदला। आज मैं देख रहा था कि उन्होंने ये बोला कि साहब क्रूड के प्राइस बढ़ें या घटें वो मसला नहीं है, लेकिन ईरान में चीज़ों का बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब उनका रुख बार बार चेंज हो रहा है। बीच में जब उनको ये लगा कि ईरान सरेंडर करने को राज़ी नहीं है, तो अब ऐसा लगता है कि और हमले तेज कर सकते हैं। जी, हम अपने व्यूवर्स को बता दें, एक आंकड़ा है सर, मतलब AGM-154 ग्लाइड बम है एक, इसकी कीमत देखिए, एक बम की कीमत है 5 लाख से 8 लाख। अब 5-8 लाख तो बड़ा लग रहा है, इसमें जोड़ दीजिए डॉलर भी, समझिए कितना महंगा है एक बम, और इसको जो है कितना खर्च आ रही होगी सर। तो लड़ाई का खर्च महंगा होता है, लड़ाई जंग का खर्च ही पूरी की पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको चलाता है। जी, आपसे 2 सवाल मैं पूछूंगा सर। एक सवाल तो ये पूछूंगा, जैसा कि चूंकि आपने कहा कि नहीं विशाल, अमेरिका नहीं मानेगा जो अमेरिका कीजिएगा ईरान की जो 3 शर्तें, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब ये जंग कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद जो है सप्लाई चेन क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, तेल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, इसकी समस्या तो बदस्तूर जारी रहेगी। हाँ, नियर टर्म में मुझे लगता है कि ईरान चूँकि घुटने टेक नहीं रहा, ईरान के पास हथियारों का जखीरा और बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही हैं कि इज़राइल वॉज अ ड्रीमर, कि इज़राइल ये एक सपना देख रहा था कि ईरान में हम ये चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे, जबकि ईरान दरअसल वो तैयारी कर रहा था पिछले 40 साल से। ईरान अपने आर्म्स एम्यूनिशंस का जखीरा खड़ा कर रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खड़ा कर रहा था, और ईरान के पास ऐसा अभी जान पड़ता है कि इतना पर्याप्त कैपेसिटी है कि वो इस युद्ध को लंबा लड़ सके। तो इस युद्ध में दरअसल देखिए, इजराइल तो दूर है, बाहर है, इजराइल हो सकता है इसको इसी सिचुएशन में छोड़कर निकल भी जाए। मान लीजिए ये जो लड़ाई अब जिस मोड़ पे है, वो कम से कम ईरान को अपना न्यूक्लियर जो एजेंडा है या न्यूक्लियर बम बनाने का जो प्रोग्राम है उससे तो कई साल पीछे धकेल देगा। 2-4-5 साल ईरान को हो सकता है और लगे दोबारा अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको खड़ा करने में। लेकिन अमेरिका के लिए दरअसल नाक की लड़ाई है। इजराइल तो इस जंग से बाहर हो सकता है, इजराइल को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब यहाँ पे कौन सरकार बन रही है, क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है। अमेरिका दुनिया भर को बताता है कि साहब हम डेमोक्रेसी लाते हैं दुनिया भर में, हम जो है डिक्टेटर्स को हटाते हैं और उनकी जगह पे हम पॉपुलर गवर्नमेंट ये भी तो गाते रहते हैं कि हम उन 2 मुल्कों के बीच की लड़ाई जो है वो खत्म कराए, हमारा श्रेय है। तो यहाँ भी तो श्रेय लेंगे ना। अब वो तो उन्होंने एजेंडा छोड़ दिया ट्रम्प साहब ने, जब से उनको लगा कि अब नोबेल मिलने नहीं वाला, तब से उन्होंने कहा कि अब तो ठीक है, अब फिर लड़ाई लड़ी जाए।
तो हालात पेचीदा हैं। इकोनॉमी अमेरिका की बिगड़ेगी और आप मार्केट्स को, अमेरिकन को भी देख लीजिए, उनके भी हाल ख़राब है। और ये लड़ाई लंबी चली तो भारत की कॉस्ट बढ़ेगी कई फैक्टर्स पे। एक, महंगाई बढ़ेगी। दूसरी, भारत के लिए ऑयल को लेके घरेलू जो क्राइसिस क्रिएट हो रही है। भले अभी सरकार बार बार आश्वासन दे रही कि साहब हमारे पास एलपीजी और बाकी सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन आप लंबी लाइनें देखिए, जो फुटेज आ रही हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो ये बता रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं। ठीक नहीं है सर। तो चलिए प्रवीण सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।